चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जामों में तरह तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं उन सारी बातों को हम बेसिकली समझेंगे। मतलब पाचन तंत्र पर अभी तक 2 वीडियो में बना चुका हूं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। उसमें पाचन तंत्र से संबंधित सारी बेसिकली बातों को मैं समझा चुका हूँ, उसमें सारी बातों को मैं समझाया था। हालांकि आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र है, यदि अभी तक आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो इस चित्र को समझ लीजिए। आपका सबसे पहले मुख गुहा से भोजन कहाँ ग्रॉस नली से होते हुए आपका आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत में पूरा आपका भोजन पच जाता है। यहाँ से बड़ी आंत में जल का सिर्फ अवशोषण होता है और फिर मल द्वार के सहारे क्या होता है, भोजन को निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। सबसे पहले पाचन कौन भाग से शुरू होता है? तो मुंह से होता है। मुंह से सबसे पहले ना भोजन को काटते हैं आप, और जो भोजन का कटा हुआ रूप होता है उसको बोलस कहते हैं। तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? आपका आंसर होगा मुख गुहा। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होगा? तो मुख गुहा से होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, मुख गुहा में कितने जोड़ी, जो मुख गुहा यहाँ पर होते हैं मुंह, इस मुंह में कितने जोड़ी लौड़ ग्रंथि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ 3 जोड़ी लौड़ ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सा? तो पैरोटिड लौड़ ग्रंथि, सबलिंगुअल लौड़ ग्रंथि और सब में डिबुलर लौड़ ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि के कारण से सांप का जो दांता होता है विषैला हो जाता है, बड़ी खतरनाक होता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी लौड़ ग्रंथि यही होती है पैरोटिड ग्रंथि। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लौड़ ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबलिंगुअल ग्रंथि है, सब में डिबुलर ग्रंथि। ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी लौड़ ग्रंथि का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी लौड़ ग्रंथि का नाम पैरोटिड लौड़ ग्रंथि है। ठीक है ना, क्या है? पैरोटिड लौड़ ग्रंथि, यही वाला। आगे देखिए 4 नंबर, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग क्या होता है? तो मनुष्य में जो पचाने वाला यंत्र होता है उसको आहार नाल कहते हैं। तो मनुष्य क्या, जितने भी उच्च श्रेणी जंतु पाए जाते हैं उन सभी में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आगे देखिए 5 नंबर, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को, आपकी जो जीभ है, जीभ के ऊपर बूंदा बूंदा पाया जाता है, उस संरचना को जानते हैं क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग स्वाद पता करते हैं कि भोजन कैसन बना है, तीखा बना है कि मीठा बना है कि कैसन बना है। ठीक है ना, तो मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहेंगे? स्वाद कलिया कहेंगे। आगे 6 नंबर, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? देखो, जैसे मुख गुहा से भोजन आप डालेंगे तो मुख गुहा से भोजन आपका ग्रॉस नली में पहुंचेगा, ग्रॉस नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। तो पूछ ये रहा है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचेगा? तो ग्रॉस नली में पहुंचेगा। मुख हुआ से, मुंह से, और बाद भोजन आपका ये ग्रॉस नली में पहुंचेगा और ग्रॉस नली के बाद आपका जो है ना आमाशय में आने का काम करता है। तो मुख हुआ से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रॉस नली में। 7 नंबर देखिए, ग्रॉस नली के दीवार में अब जो भोजन यहाँ पर आपका आता है ग्रॉस नली में, यहाँ पर भोजन डायरेक्ट नहीं गिरता है। डायरेक्ट गिरेगा तो आमाशय को क्षति पहुँच सकती है। इसी कारण से जो भोजन आता है वो फैलते आता है, सिकुड़ते आता है, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। तो वही बात है, ग्रॉस नली के दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को, जो भोजन आता है उसका सिकुड़न एवं फैलाव को जानते हैं क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। होने वाले जो ग्रॉस नली में भोजन का फैलाव या सिकुड़न होता है उसको क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन कहते हैं। आगे देखिए 8 नंबर, ग्रसनी में 2 छिद्र। अब देखो, जैसे आप मुंह बाकर देखिएगा आपको 2 छिद्र आपको दिखाई देगा, उसको ग्रसनी कहते हैं। ठीक है ना, पहले ग्रसनी में भोजन जाएगा, ग्रसनी से होकर आपका ग्रसनी के बाद आपका ग्रॉस नली में जाता है। तो ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है श्वास लेने वाला और दूसरा होता है भोजन को निगलने वाला। तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, जिसको एक को कंठ द्वार कहते हैं, दूसरा को निगल द्वार। कंठ द्वार क्या होता है? श्वास लेते हैं तो आपका निगल द्वार बंद हो जाता है। जब निगल द्वार, निगल का मतलब भोजन निगलने वाला, तो जब क्या होता है? कंठ द्वार, जब भोजन करते हैं तो आपका निगल द्वार बंद हो जाता है, और जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार बंद हो जाता है और निगल द्वार चालू हो जाता है। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं तो कंठ द्वार क्या होता है? बंद होता है, निगल द्वार चालू हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो आपका ये निगल द्वार बंद हो जाता है। देखो, वो कहने का मतलब एक कंठ द्वार है और दूसरा क्या है? निगल द्वार है। तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, जो आहार नाल है इस पूरे मनुष्य की आहार, मुख हुआ से लेकर बड़ी रेक्टम तक के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। ठीक है ना, तो आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। यानी फीट में इसकी चर्चा करें तो 32 फीट इसकी लंबाई होती है। किसकी? आहार नाल की लंबाई। आगे देखिए 10 नंबर, मनुष्य में भोजन ग्रॉस नली के बाद कहाँ पहुँचता है? ग्रॉस नली के बाद आपका यहाँ भोजन ग्रॉस नली के बाद कहाँ पहुँचेगा? आमाशय में। तो मनुष्य में भोजन ग्रॉस नली के बाद कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में, इसी आमाशय में आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में भोजन ग्रॉस नली के बाद कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। 11 नंबर,
अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। 12 नंबर देखिए, अमाशय के कितने भाग होते हैं? इस अमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। इसके कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? कार्डियक भाग, फुंडिक भाग, पाइलेरिक भाग, ये सब अमाशय का एक भाग होता है। आगे 13 नंबर, अमाशय के दीवार से कौन सा रस निकलता है? देखो, अमाशय से जो रस निकलता है उस रस का नाम क्या होता है? जठर रस होता है। और एक मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का निर्माण हो जाता है 24 घंटे के अंदर में। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में दूध को दही में कौन बदलता है? देखिए, छोटे बच्चे जो होता है ना, पीते तो दूध है, जो छोटा बच्चा होता है एकदम छोटा जो जन्मात है, पीते तो दूध है, लेकिन जब उल्टी करता है तो दही उल्टी करता है। तो छोटे बच्चे में दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन। हालांकि मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, रेनिन मुंह में आपका रेनिन पाया जाता है, यही रेनिन दूध को दही में चेंज करता है। ठीक है ना, तो मनुष्य में दूध को दही में कौन बदलता है? तो रेनिन बदलता है। 15 नंबर, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? आप जब भोजन करते हैं तो उस भोजन में कौन होता है? क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब उस प्रोटीन को कौन बदलता है पेप्टोन में? तो आपका बदलने का काम करता है पेप्सिन। ये पेप्सिन अमाशय के अंदर पाया जाता है। ये जो ना पेप्सिन होता है, इस भोजन को किस में बदल देता है? तो आपका जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदलने का काम करता है। उसके बाद जब वो आपका जो पेप्टोन होता है वो कहाँ जाएगा? तो छोटी आंत में जाता है। तो वहाँ पर भी एक एंजाइम होता है जो उसको पेप्टाइड में चेंज करता है। ठीक है, और बाद में उसको इरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर थे कि भोजन में जो मौजूद प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम बदल देता है। आगे, अमाशय में लगभग कितने घंटे भोजन रहते हैं? तो देखो, अमाशय में लगभग 4 घंटे भोजन रह सकते हैं। जो अमाशय वाला भाग है उसमें लगभग कितने घंटे भोजन रह सकते हैं? तो आपके 4 घंटे भोजन रह सकते हैं। अब अमाशय के बाद भोजन आपका कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। तो वही है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो छोटी आंत में। 18 नंबर क्वेश्चन, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो ये छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भी भाग होता है। तो अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में ही। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को, आहार नाल का सबसे लंबा भाग ये छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई कितनी? 32 फीट होती है, 32 फीट के लगभग बराबर होती है। नहीं, ये आहार नाल की सबसे लंबा, बड़ी लंबा, मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही होता है छोटी आंत। ठीक है ना, आहार नाल की लंबाई आपका 32 फीट होती है। यहाँ पर इसकी छोटी आंत की लंबाई आपकी नहीं बताई जा रही है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत आपका होता है, ये वाला छोटी आंत जो पचौनी टाइप का दिखाई दे रहा है। आगे 20 नंबर, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर ग्रहणी, जेजुनम और कौन सा होता है? इलियम होता है। ठीक है ना, तो इलियम में जाकर भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो 20 नंबर तक छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन हो गया। अब जरा सा और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अभी तक आप 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर आपका है कि लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है? हम लोग जो लेट्रिन करते हैं उसका रंग पीला क्यों होता है? तो बिलरुबिन नामक एंजाइम के कारण होता है। ये बिलरुबिन नामक एंजाइम जो होता है ना, यकृत से निकलता है। यकृत इस एंजाइम को छोड़ने का काम करता है। तो लेट्रिन का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बिलरुबिन नामक एंजाइम के कारण। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि आपका पित्तयूत्री ग्रंथि है। कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन किया भी है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या नाम है? तो यकृत। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पित्तयूत्री ग्रंथि। क्या? पित्तयूत्री ग्रंथि। अगला 24वां क्वेश्चन देखिए, यकृत कौन सा रस छोड़ता है? तो पित्त रस छोड़ता है। ये पित्त कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। तो यकृत कौन सा रस छोड़ता है? पित्त रस। पित्त कहाँ संचित रहता है? तो यहाँ ये पित्ताशय में रहता है। तो वही बात है आगे, पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्न्याशय को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ये जो अग्न्याशय होता है, ये अग्न्याशय है, इसको कौन उत्तेजित करता है? तो छोटी आंत के गहनी भाग से आपका सेक्रेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, तो यही सेक्रेटिन नामक हार्मोन जो होता है ना, अग्न्याशय को उत्तेजित करता है, जिसके कारण से 3-4 को एंजाइम छोड़ने का काम करता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सेक्रेटिन नामक हार्मोन उत्तेजित करता है। कौन सा? सेक्रेटिन नामक हार्मोन। लेकिन यहाँ पर ध्यान, जो पित्ताशय होता है इसको कौन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ध्यान देंगे, ये जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय भी एक तरह का रस छोड़ता है, इसको पित्त रस कहते हैं। तो पित्ताशय को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है। इस पित्ताशय को कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है और ये जो अग्न्याशय है इसको सेक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। 28 नंबर देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? ये छोटी आंत हो गया और ये बड़ी आंत हो गया। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के अवस्थित पर जो आपका नली ये बन रहा है, इस नली को जानते हैं क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। आपका
आंसर हो जाएगा सिक्कम। 29 नंबर देखिए, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? जो अपचा भोजन हो गया वो यहाँ पर रेक्टम पर संचित रहता है, इस भाग को रेक्टम कहते हैं। इसी के सारे हम लोग भोजन निकालते हैं, मलाशय भी कहते हैं। तो आंसर मलाशय भी हो सकता है, गुदा द्वार भी हो सकता है। तो अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में संचित रहता है। अगला 30 नंबर देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? जो हम लोग मुंह से लार निकालते हैं वो किसके पाचन में सहायक होगा? तो स्टार्च मतलब मंड के पाचन, मंड मतलब चोकर के पाचन में सहायक होता है लार, ठीक है ना। तो लार किसके पाचन में सहायक होगा? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। अगला 31 नंबर, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? मतलब दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। तो दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन है। आगे देखिए 32 नंबर, मुख में स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? मतलब जो स्टार्च होता है उसका शर्करा में पाचन कौन करता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है ना, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या है? तो बता दीजिए शुरू में, जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो पेप्सिन क्या? एक एंजाइम होता है। क्या पेप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 में, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, इसको लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो पित्त किसके द्वारा पैदा होगा? तो लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। 35 नंबर देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? जब पूरा तरह से पाचन हो जाता है तो जो प्रोटीन होता है, स्टार्टिंग में प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसमें? पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन फिर पेप्टाइड में बदलता है, और वही पेप्टाइड आगे चलकर एमिनो एसिड में बदलता है, उसको इरेप्सिन नामक एंजाइम बदल देता है, ठीक है ना। तो ये कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। किसमें? जो पूरी तरह से भोजन पच जाएगा वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, और उसी में बिलिरुबिन नामक एंजाइम मिल जाता है, तो वो आपका पीले रंग का हो जाता है। आगे देखिए 36 नंबर, ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ये ग्रस नली होता है, और उसके बाद आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलेरिक। तो सबसे पहले भोजन आपका किसमें? कार्डियक भाग में पहुंचता है। तो ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय किस भाग में पहुंचता है? तो कार्डियक भाग में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? देखो जो अपेंडिक्स होता है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत के कौन सा भाग से जुड़ा है? सिक्कम से जुड़ा हुआ है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा है? तो सिक्कम भाग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, देखो ममरस बीमारी। ये ममरस बीमारी जब हम लोग को मुंह में होता है, ये ममरस बीमारी जब होता है ना, तो पैरोटिड ग्रंथि में दर्द होने लगता है। मुख हुआ में 3 जोड़ी लौट ग्रंथि पाई जाती है। पहिल का होता है पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो जब ममरस बीमारी होगा ना, तो इसमें जलन, दर्द, सीजन, ये सब पैदा हो जाता है। तो वही है कि ममरस बीमारी में किस ग्रंथि में सीजन, दर्द और जलन पैदा होता है? तो पैरोटिड ग्रंथि। ये मनुष्य की सबसे बड़ी लौट ग्रंथि होती है। इसी कारण से सांप में विष पैदा होता है, ठीक है। तो किस ग्रंथि के कारण? तो पैरोटिड ग्रंथि के कारण मुंह में सीजन, दर्द, ये सब होता है। अगला 39 नंबर, सर्वाधिक पुनर्रुद्र भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? मतलब पुनर्रस के निर्माण करने की क्षमता, सबसे अधिक पुनर्रुद्र भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो लीवर मतलब यकृत में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर। और ध्यान दीजिए, यही जो लीवर होता है, जो विषैले हम लोग भोजन खाते हैं उसको अविषाक्त बनाता है। मतलब कभी कल हम लोग क्या होता है, भोजन मिलता है बिना हाथे धोए पोंछ पाछ के खा लेते हैं, तो भोजन और तो विषाक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है ना। तो उस विषैले भोजन को अविषैला कौन बनाने का काम करता है? ये लीवर के काम होता है। लीवर ही विषाक्त भोजन को अविषाक्त बनाने का कार्य करता है। तो इस तरह से आपका टोटल अभी तक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाचन तंत्र से संबंधित हो गया। अब इसका कुछ और 2, 4, 10 और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, मुख में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब मुंह में जो हम लोग भोजन डालते हैं, आप भोजन को कच्चा उच्चा के बराबर करते हैं मुंह में, तो जो भोजन का रूप होता है उसका नाम क्या होता है? तो बोलस होता है। तो मुख में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जानते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। मुंह में आप भोजन को पचाओ लीजिएगा और मुंह से फिर निकाल कर देखिएगा, तो जो भोजन का रूप होता है उसको बोलस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। आगे आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जानते हैं? अब जो बोलस है, मुंह में हम लोग जो भोजन पचता है उसको बोलस कहते हैं। वो बोलस जो है ना, ग्रस नली से होते हुए आमाशय में जाएगा। आमाशय में जो बोलस पचता है, जो भोजन पचता है, उस रूप को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। आदमी जो उल्टी करता है, वो जो भोजन का रूप होता है वो काइम होता है। क्या होता है? काइम होता है, ठीक है। आगे छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन किस नाम से जाना जाता है? छोटी आंत में भोजन आएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में जब भोजन पच उच कर आपका बड़ी आंत में पहुंचता है, वो लेट्रिन के सारे हम लोग बाहर निकालते हैं,
हैं और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग काइल कहते हैं। यानी छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जानते हैं? काइल के नाम से। किस नाम से? काइल के नाम से। इसका रंग पीला किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से इसका रंग पीला हो जाता है। आगे देखिए 44 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो लार आप टपकाते हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। आगे 45 नंबर, यूरिया का निर्माण कौन करता है शरीर में? तो जो यकृत होता है, यही यकृत जो होता है ना यूरिया का निर्माण करता है। 40 नंबर, भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? कहने का मतलब जो आप भोजन करते हैं उसको खींचने का कार्य कौन करता है? तो छोटी आंत करता है। छोटी आंत का जो अंतिम भाग इलियम होता है वो भोजन को खींच लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करी जाती है। 47 नंबर, एक वयस्क में छोटी आंत की लंबाई, मतलब एक मनुष्य में अगर देखी जाए तो छोटी आंत की लंबाई कितनी हो सकती है? तो 6 से 7 मीटर की लंबाई छोटी आंत की हो सकती है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध आप पिए है ना, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से देखी जाए तो पाचन तंत्र से संबंधित 48 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना, जो तरह तरह के कंपटीशन एग्जाम में, तरह तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।